प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। प्यारे मित्रों, आप सबके लिए डेली मैं हर सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस सेट लेके आता रहता हूँ। आज फिर हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पे बेस्ड प्रश्न करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों के लिए बता दूं कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई जाके फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन आपके साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर है। प्यारे मित्रों, आपसे बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। पहला ही प्रश्न है, शिक्षण का स्तर पूछ रहा है। तो शिक्षण का स्तर कौन सा है पूछ रहे हैं आपसे। तो जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, इंटरेक्टिव, प्रक्षेपी, योगात्मक, ये तीनों नहीं आते प्यारे मित्रों। आपसे हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करते हैं शिक्षण के स्तर की। तो मेरे साथ आप लोग नोट करना, जैसे मैं लिखाते जाता हूँ वैसे ही आप नोट करते जाना, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में अवश्य पूछेंगे। पहला प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, शिक्षण के स्तर के बारे में। शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं आप लोग नोट करेंगे। पहला स्तर आता है प्यारे मित्रों, लिखना स्मृति स्तर। पहला जो होता है इसे कहते हैं स्मृति। दूसरा होता है प्यारे मित्रों समझ स्तर। प्यारे मित्रों क्या होता है, समझ स्तर। तीसरा होता है प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करेंगे चिंतन स्तर। क्या प्यारे मित्रों, चिंतन स्तर। ठीक है, आप एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। मैं बताते जाता हूँ, आप तो लिखते जाना, ठीक है। पहला जब बात करते हैं प्यारे मित्रों स्मृति स्तर की, आप लोग नोट करना। स्मृति स्तर एक ऐसा स्तर होता है प्यारे मित्रों, जहाँ पर शिक्षक जो होता है बच्चों को कोई भी अवधारणा सिखाता है तो बच्चे उसको याद करते हैं। प्यारे मित्रों क्या करते हैं, याद करते हैं। बच्चे किसी भी अवधारणा को याद करते हैं, ये स्मृति स्तर होता है। दूसरा लिखना प्यारे मित्रों आप लोग समझ स्तर। यहाँ पर बच्चे किसी भी अवधारणा को समझकर क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, समझकर सारी चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा स्तर हो गया समझ के साथ सीखना। तीसरा होता है प्यारे मित्रों चिंतन स्तर। ये शिक्षण का सबसे उच्च स्तर कहलाता है प्यारे मित्रों, शिक्षण का सबसे उच्च स्तर कहलाता है। और चिंतन स्तर में बच्चे क्या करते हैं, अपनी सृजनात्मकता को शामिल करते हैं। क्लियर हो गया प्यारे मित्रों। मतलब आप लोग जब आपसे पूछे शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, आप बताएंगे स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। नोट कर लेंगे, स्मृति स्तर में बच्चा याद करता है, समझ स्तर में बच्चा समझकर सारी चीज़ों को सीखता है, चिंतन स्तर में बच्चा चिंतन करता है, विचार करता है, किसी भी विषय वस्तु को सीखता है। तो चिंतन स्तर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सारे दोस्तों की हेल्प की जा सके। सेकंड क्वेश्चन आपके साथ लूँगा। बहुत शानदार प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप अपनी कक्षा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं ध्यान की, तो किसी भी अधिगम को, मतलब किसी भी अवधारणा को हमें क्या करना है, या फिर प्रभावी कक्ष करना है या शिक्षण अच्छे से करना है, तो बच्चों का ध्यान होना बहुत आवश्यक है हमारी क्लास में। परंतु सभी बच्चों का ध्यान हो ये ज़रूरी नहीं है, पर हमारा प्रयास तो होना चाहिए कि 101% सभी बच्चों का ध्यान अधिगम में हो। तो इसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है कि बच्चों का ध्यान अधिगम में हो, कक्ष में हो। इसके लिए क्या, जोर से बोलना, चित्र आरेखित करना, मतलब ड्राइंग डायग्राम, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, श्यामपट्ट पर लिखना, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, उत्तेजना भिन्नता। अब आप लोग प्यारे मित्रों इस प्रश्न की जब हम व्याख्या करते हैं, उत्तेजना भिन्नता इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तेजना भिन्नता के प्लेस पर आप लोग ये भी कर सकते हैं प्रोत्साहन भिन्नता। मेरे प्यारे दोस्त, प्रोत्साहन भिन्नता मतलब क्या, हम क्या करें, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मान लीजिए कोई बच्चा यदि कक्ष में ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, तो एज अ टीचर, शिक्षक के रूप में आप उसके पास जाएं या फिर उसको पर्सनली आप उसको बोलें, उसको प्रोत्साहित करें, ना कि उसको हतोत्साहित। आप उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे, आप ये बोलने लग जाएं कि क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ, चलो क्लास के बाहर जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे जो हो जाएंगे, समझना, बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्लास से तो नहीं, स्कूल से ही बाहर हो जाएंगे। बच्चे स्कूल ही आना बंद कर देंगे, आपकी क्लास में बैठना ही बंद कर देंगे। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें चाहिए कि हम बच्चों की स्थिति को जानें, उसकी परिस्थिति को समझें कि बच्चा क्यों ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। हम अपने बोलचाल में, हम अपने अधिगम के दौरान, हमने शिक्षण विधियों में इस तरह का बदलाव लाएं कि हर बच्चा हमारी ओर आकर्षित हो। क्लियर है?
आगे समझ में दोस्तों, तो आपसे ये पूछे आकर्षित कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे उत्तेजना भिन्नता में। कई सारे दोस्त चित्र आरेखित करने में कर देंगे, चित्र आरेखित करने पर भी बच्चे ध्यान आकर्षित नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लूंगा प्यारे मित्र, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से समझना। अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र को जीवन कौशल का पालन करना चाहिए। अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करना। जब हम बात करते हैं अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की, मतलब क्या कि बच्चा आगे चलकर अपने भविष्य में अनुकूली व्यवहार करे और सकारात्मक व्यवहार करे, इसके लिए उसके जीवन कौशल में किन किन कौशलों का पालन करना चाहिए। अर्थात एज ए टीचर आप बच्चे के अंदर किन किन कौशलों का विकसित कर सकते हैं, जीवन कौशलों का, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप बताएंगे। पहला ऑप्शन आप लोग देखिए ज़रा। जब हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो प्रभावी पारस्परिक संचार, बिल्कुल सही है। अफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब बच्चे के अंदर इस प्रकार की व्यवहार विकसित हो, कौशल विकसित हो, जिससे वो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी हो, जब बात करे, चर्चा परिचर्चा करे, विचार विमर्श करे, तो क्या हो, उसमें शुद्धता हो, परिशुद्धता हो, व्यवहारिकता हो, निर्णय लेने की क्षमता, बच्चा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखे। हमें बच्चों के अंदर इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए जिससे बच्चा निर्णय ले सके, किसी भी समस्या में समाधान तक पहुंच सके। भावनाओं और तनाव से मुकाबला करना, कोपिंग विथ इमोशंस एंड स्ट्रेस, मतलब बच्चा जिस प्रकार के संवेदनाएं, संवेगों पर कंट्रोल, संवेगों पर नियंत्रण हो उसका, और साथ साथ में टेंशन्स पर क्या करे, चिंताओं पर क्या करे, मुकाबला कर सके। तो इसका मतलब ये उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। मतलब बच्चे के अंदर प्रभावी संचार भी हो, निर्णय लेने की क्षमता भी हो, तनाव से मुकाबला करने की भी क्षमता होनी चाहिए, तभी बच्चा अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार कर सकता है। समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर आप सबको मैं प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। ओरल गाइडेंस इज लेस इफेक्टिव इन, मौखिक मार्गदर्शन में कम प्रभावी है। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों ओरली गाइडेंस की, मौखिक मार्गदर्शन की, हम लोग अपनी कक्षा में बच्चों को बहुत सारे निर्देश मौखिक देते हैं, है ना, क्योंकि निर्देश मौखिक ही दिए जाते हैं, मौखिक ही दिए जाते हैं निर्देश, है ना। शिक्षण अवधारणाएं, क्या हमारे मौखिक मार्गदर्शन में सबसे कम प्रभावी पूछ रहा है, लेस इफेक्टिव पूछ रहा है, कौन होगा? शिक्षण अवधारणाएं, शिक्षण कौशल, मतलब आपके द्वारा टीचिंग स्किल कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। याद करना, सबसे पहले तथ्यों को पढ़ाना। अपने मार्गदर्शन के टाइम यदि आप केवल तथ्यों को बस पढ़ा रहे हो, किसी प्रकार का उसमें एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हो, शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, शिक्षण कौशलों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो आपका मार्गदर्शन कम प्रभावी होगा। नोट कर लेंगे, आपका मार्गदर्शन लेस इफेक्टिव होगा। मतलब मौखिक मार्गदर्शन में शिक्षण अवधारणाएं तो जरूरी हैं और साथ साथ में शिक्षण कौशल भी जरूरी है, परंतु तथ्यों को पढ़ाना यहां पर कंपलसरी नहीं है। याद रख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सभी साथी। भावनात्मक रूप से स्थिर छात्र, एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट, मतलब संवेगात्मक या भावात्मक रूप से जो स्थिर छात्र होगा वो कैसा होगा? देखिए प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं कक्षा में, तो एज अ टीचर हमें अपने संवेगों पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल रख के रखना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता कहते हैं उससे। इसी प्रकार से भावनात्मक रूप से स्थिर छात्र अन्य सहपाठियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत नहीं करता है, किसी भी नए विचार में योगदान नहीं करता है, अन्य सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता है, सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है, मेंटेन्स कोऑर्डिनल इंटर रिलेशनशिप विथ क्लासमेट्स, डज नॉट इंटरेक्ट अफेक्टिवली विथ अदर क्लासमेट्स, डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी न्यू आइडियाज, डज नॉट रिस्पेक्ट the ideas given by other classmates. When we talk about इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ना दोस्तों इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट्स की, मतलब संवेगात्मक रूप से स्थिर बच्चे की, तो प्यारे मित्रों संवेगात्मक रूप से स्थिर बच्चा ऐसा बच्चा होता है जो अपने संवेगों पर कंट्रोल रखता है। अब संवेग क्या होते हैं आप लोग बताएंगे? संवेग इमोशनल सारे, प्रेम, करुणा, क्रोध, दया,
ईर्ष्या, ये सारे जो क्या हैं आपके संवेग होते हैं। तो इन संवेगों पर नियंत्रण रखना एक अच्छे टीचर की, अच्छे छात्र की पहचान होती है। ये नहीं कि हाइपर हो जाएं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी रो देते हैं, बहुत जल्दी दया आ जाती है। ये सारी चीज़ें स्थायित्व होनी चाहिए, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। क्लियर है? तो जो बच्चा होता है ना, भावनात्मक रूप से स्थिर, अन्य साथी सहपाठियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत नहीं करता, ये गलत है। करता है किसी भी नए विचारों में योगदान नहीं करता, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा योगदान? अन्य सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता, नहीं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है। प्यारे मित्रों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, और आगे बढ़िए, और मज़ेदार प्रश्न मिलेंगे और मज़ेदार व्याख्यान भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आपसे विकास का सिद्धांत पूछ रहा है, निम्न में से एक विकास का सिद्धांत नहीं है। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों विकास की, तो आप सबको पता है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मेरा पहला ही क्लास इसके ऊपर था, आप सबको पता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं विकास कहलाती है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास याद रखिएगा, विकास और जो है जन्म से लेकर कब्र तक चलता है, बॉम्ब टू टॉम चलता है, गर्भ से कब्र तक। याद रखिएगा, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, एक पूर्वानुमेय प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड a predictable process, a dynamic process, a continuous process। बिल्कुल एक पूर्वानुमेय प्रक्रिया है। अब इस ऑप्शन को समझना, क्या होता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके हाव भाव, उसके व्यवहार को देखकर उसके माता पिता जान जाते हैं कि ये बच्चा क्या होगा, आगे चल के क्या बनेगा। पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, ऐसी कहावत आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अर्थात पूर्वानुमेय प्रक्रिया होती है विकास। एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती विकास। एक कंटिन्यूस, वही सतत मैंने बताया आपको। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, मतलब ये अपने आप को दोहराता नहीं है, चलता जाता है। कैसे कहने का मतलब क्या है कि शैशवावस्था के गुण बाल्यावस्था में नज़र आते हैं, पर बाल्यावस्था फिर से शैशवावस्था में नहीं आएगी, ये रिवर्सिबल प्रक्रिया कहलाती है। तो विकास क्या होती है, लगातार चलती जाती है, वापस नहीं लौटती। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा आप लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। प्रश्न को पढ़िए जरा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, तेजी से वृद्धि और विकास के विकासात्मक चरण में होता है। वेल फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की। तो आप सबको पता है, मैंने अब भी बताया था विकास क्या है। अभी हम वृद्धि के बारे में जान लेंगे। बेसिकली मैंने इस पे बेस फर्स्ट वीडियो पहले ही बना के रखा है सारा वृद्धि और विकास के ऊपर, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम वृद्धि और विकास की चर्चा करते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करते जाना, मेरे साथ में सारी चीज़ें सिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पर। तो प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के विकासात्मक चरण में होता है तेजी से वृद्धि। प्यारे मित्रों, सबसे ज़्यादा वृद्धि की तो आप लोग बात करेंगे शैशवावस्था में। आप लोग खुद देखते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, शैशवावस्था की आयु जो होती है जन्म से, आप सबको पता है, जन्म से प्यारे मित्रों आप लोग लिखेंगे जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि प्यारे मित्रों होती है शैशवावस्था की। आप लोग नोट कर लेंगे, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु होती है। अच्छा, इसकी विशेषता आप लोग लिखेंगे, शैशवावस्था ही वह अवस्था है जिसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि होती है प्यारे मित्रों। सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है, सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। आप लोग बताएंगे किसमें, शैशवावस्था में। ठीक है, इसके साथ साथ प्यारे मित्रों, शैशवावस्था ही वह आयु है जहाँ पर बच्चे की मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी प्रकार के विकासों का तीव्रता देखने को
मिलता है, याद रखेंगे। अच्छा, इनकी उम्र और नोट करते जाएंगे मेरे साथ आप लोग। जब हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की, तो बेसिकली बाल्यावस्था की आयु आप लोग नोट करेंगे 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक, ये पूर्व बाल्यावस्था हो गई। और 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था होती है, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद वयस्कावस्था, जिससे किशोरावस्था भी कह सकते हैं आप लोग, ये होती है प्यारे मित्रों 12 वर्ष से लेके 18 साल तक की आयु। क्लियर हो गया, ठीक, इस तरह से। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने आप मोबाइल स्क्रीन पर, छात्रों के लिए परामर्श करना सबसे उपयोगी है। When we talk about counseling, well friends, counseling to student is most useful for, हम बच्चों का परामर्श क्यों करते हैं, बच्चों को परामर्श क्यों देते हैं, हम बच्चों को काउंसलिंग क्यों करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए, उनके कौशल का विकास करने के लिए, उनमें आत्मविश्वास का विकास करना, उन्हें सांसारिक सफल बनाना। जब प्यारे मित्रों हम जब बात करते हैं किसकी, काउंसलिंग की, मतलब क्या, बच्चों को हम लोग परामर्श दे रहे हैं। परामर्श देते क्यों हैं बच्चों को, जब कोई बच्चा किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में कमज़ोर होता है तो, या फिर आत्मविश्वास की कमी होती है, तो हम बच्चों को परामर्श देते हैं। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को क्या करना है, MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए हम बच्चों को सारी चीज़ें बता दें कि बच्चा डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट देना पड़ता है, आप सबको पता है। तो बच्चों को हम बताएंगे कि नीट देना पड़ेगा आपको, फिर MBBS होगा, ठीक है, सारी चीज़ें हम उसे बताएंगे। फिर MBBS के बाद MS के बारे में बताएंगे, MD के बारे में बताएंगे। तो बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को परामर्श देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। क्लियर हो गया प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 मोबाइल स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं आप सभी साथी। रचनात्मकता के लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं सृजनात्मकता हो चाहे रचनात्मकता हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्रिएटिविटी क्या होती है, कुछ नया करने की क्षमता। बच्चों में हमेशा, हर बच्चे में कुछ ना कुछ नया करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, बशर्ते हम उसे पहचानें और पहचान कर उसकी सृजनात्मकता आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास हो। तो सृजनात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं, मौलिकता होती है, बिल्कुल प्यारे मित्रों, ओरिजिनलिटी होती है, हर बच्चा अपने खुद के वास्तविक गुणों के साथ में सृजनात्मकता करता है, कुछ नया करता है। प्रवाह होता है, बिल्कुल प्यारे मित्रों, फ्लुएंसी होती है, मतलब सृजनात्मकता एक ऐसा गुण है जो कि लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। लचीलापन होता है, बिल्कुल प्यारे मित्रों, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ये कि सृजनात्मकता में ही सारी चीज़ें सही हो जाएं या गलत हो जाएं, दोनों बराबर होते हैं। हमेशा आप सही नहीं रह सकते, हमेशा आप गलत भी नहीं रह सकते। दैट इज़ कॉल्ड फ्लुएंसी, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन कहलाता है, फ्लुएंसी तो प्रवाह कहलाता है। तो ऑल ऑफ दीज प्यारे मित्रों, जो आप नोट करेंगे क्या, कि ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, रचनात्मकता के गुण हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। ये सारे लक्षण किस में देखने को मिलते हैं, एक रचनात्मक छात्र में, एक सृजनात्मक छात्र में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ प्यारे मित्रों, प्रतिभाशाली बालक, आप लोगों को पता है प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, इनकी आपको IQ बताना है प्यारे मित्रों। IQ क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो बच्चों में जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि आप लोग नोट करेंगे प्यारे मित्रों, 120 से 140 के मध्य होती है प्यारे मित्रों। कितनी होती है आप लोग नोट करेंगे, 120 से 140 के मध्य होती है। नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, एक और बात करता हूँ प्यारे मित्रों, सृजनात्मक बालक आप लोग नोट करिए। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी आपसे क्या पूछ ले, आपसे IQ पूछ ले, सृजनात्मक बालक की IQ पूछ ले, तो आप बताएंगे 90 से 110 प्यारे मित्रों, 90 से 110 होती है IQ इनकी, मतलब ये सामान्य बालक होते हैं। कैसे बालक होते हैं प्यारे मित्रों, सामान्य बालक होते हैं। इसके बाद 110 से 120 के मध्य जो होते हैं वो श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ बालक कहलाते हैं। या फिर आप यहाँ पर कुछ जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ जगह पे आपको प्रतिभाशाली बालक की IQ जो है देखने को मिल जाएगी 140 के समथिंग, मतलब 120 से ऊपर होना चाहिए, है ना। श्रेष्ठ बालक यदि आपसे पूछते तो 110 से 120 के मध्य पूछ सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आप नोट करना है, जो सृजनात्मक बालक होगा, सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। क्या बोला मैंने, बालक, मैंने बोला कि प्रतिभाशाली हो सकता है कौन, सृजनात्मक बालक। पर प्रतिभाशाली बालक
प्यारे मित्रों, पर प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होगा ये जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो प्यारे मित्रों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं टीचर की। टीचर्स नीड टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स। मतलब क्या कि एक शिक्षक अपने कक्ष में किस प्रकार के शिक्षण विधियों का अभ्यास करा सकता है ताकि शिक्षण प्रभावी हो, अधिगम प्रभावी हो। व्याख्यान विधि का, लेक्चर मेथड का, बिल्कुल नहीं। आख्यान मतलब नैरेटिव्स का, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। इंटरैक्टिव तरीके मतलब ऐसी विधियों का आप लोग इस्तेमाल करें जिससे बच्चा आकर्षित हो और अधिगम भी प्रभावित हो। हमें अपने कक्ष को एक प्रभावी रूप से रखने के लिए टीचर को बहुत सारे विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे शिक्षण कौशलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे TLM और गतिविधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके आपका शिक्षण और अधिगम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे लूँगा आप सबको प्यारे मित्रों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर उत्तर करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा के लिए परिस्थितियां बनाता है। मतलब अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशंस फॉर। मतलब एक जो चिंतनशील शिक्षक होता है, मतलब एक क्रिएटिव टीचर जो होता है वो कक्षा के लिए कैसी परिस्थितियां बनाता है। व्याख्यान सुनकर, शिक्षक के व्याख्यान से नोट्स लेना, कक्षा का अनुशासन बनाए रखना, छात्र और शिक्षक के बीच बातचीत को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं एक कक्ष की, तो एक टीचर जो होता है, एक अच्छा टीचर जो होता है, इस तरह का वातावरण तैयार करता है जिसमें छात्र, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के बीच में परस्पर वार्तालाप हो, परस्पर क्रियाकलाप हो, गतिविधियां हों, जिससे ज़्यादा अच्छे से लर्निंग हो। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 लूँगा आपके साथ प्यारे मित्रों। मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन एडोलसेंस सोशल डेवलपमेंट इज। मतलब आपसे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, एक किशोर की सामाजिक विकास की। प्यारे मित्रों, सोशल फीचर पूछ रहा है, तो सोशल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है किशोर की, तो मुख्य विशेषता क्या होगी। हम बात करते हैं किशोरों की, तो आप सबको पता है इनकी आयु 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। किशोरावस्था की 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। प्यारे मित्रों, कुछ चीज़ें और नोट कराऊंगा, पहले इसका आंसर देख लीजिए। अपराध, अमूर्त विचार, यौवन, पहचान, आइडेंटिटी। मतलब बच्चा खुद की पहचान बनाना चाहता है। आ रहा है समझ में किशोरावस्था में। इसको आप और अच्छे से नोट करेंगे मेरे साथ में। जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो प्यारे मित्रों इसे तूफान भरी अवस्था कहा है हल साहब ने इसको तूफान से भरी अवस्था कहा है। तूफान से भरी अवस्था। सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में, आप सबको पता है 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु होती है, और सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी अवस्था में देखने को मिलते हैं। बच्चा यहाँ पर क्या करता है, समाज के आदर्शों को देखता है, सुनता है और अपने आप को वहाँ शामिल करना चाहता है किशोरावस्था की आयु में, और खुद को श्रेष्ठ मानता है और साथ साथ में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भी बनाना चाहता है। क्लियर है? इस तरह से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे लूँगा आप लोगों को मैं। कोलवर्ग के नियम से प्रश्न बना है, कोलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है सारी चीज़ें। कोलवर्ग का मानना है कि नैतिक निर्णय पर्यावरणीय इनपुट पर निर्भर नहीं है। क्या हम जो नैतिक निर्णय लेते हैं वो निर्भर नहीं करते क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, नैतिक निर्णय का अंतिम स्तर सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं, अंतिम स्तर तो बच्चा खुद की चीज़ों को बताने लगता है। वो अंतिम स्तर में तो बच्चा गॉड की ओर जाने लगता है, परमार्थ की ओर जाने लगता है। नैतिक निर्णय के स्तर एक यादृच्छिक क्रम में सामने आते हैं? बिल्कुल नहीं, नैतिक निर्णय के स्तर तो कहीं भी कैसे भी आ जाते हैं। नैतिक निर्णय के एक स्तर से दूसरे स्तर पर आंदोलन संज्ञानात्मक परिपक्वता में प्रगति पर निर्भर है। बिल्कुल सही है, इसका ध्यान रखना प्यारे मित्रों। द मूवमेंट फ्रॉम वन लेवल ऑफ मोरल जजमेंट टू अनदर इज डिपेंडेंट ऑन एडवांस इन कॉग्निटिव मैच्योरिटी। जब हम बात करते हैं
कोलवर्ग के मोरल थ्योरी की नैतिक विकास सिद्धांत की। आप लोग मेरे साथ कुछ चीज़ें नोट करना प्यारे मित्रों। इन्होंने बताया है कि नैतिक विकास, बच्चों में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट 4 साल की अवस्था से शुरू होती है। क्लियर है। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। एक होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। एक मिनट, ये तो मैं जीन पियाजे का बताने लगा यार, रुकिए। 3 स्तर होते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर दूसरा, और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। लिख लेंगे इसे। अच्छा, अब देखिए ज़रा इनके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, ये 3 स्तर बताए हैं। हर स्तर के 2 चरण हैं। हर स्तर के 2 चरण हैं। 2-2 चरण, मतलब टोटल कितने चरण प्यारे मित्रों? 6 चरण हैं। ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, याद रख लेंगे। ठीक, इस तरह से तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस पे बेस मैंने अच्छे से आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 लूँगा मैं आपके साथ में। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन गिवन बाय पियाजे। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से एक पियाजे द्वारा दी गई अनुकूल प्रक्रियाओं में संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जो कि संबंधित नहीं है अनुकूलन में? अनुकूलन में भी आपको मैंने बताया है, पूरी स्थिति बताई है मैंने आपको। जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, संतुलन, अनुकूलन, है ना। ये आपको बताए थे मैंने 5 चरण, 4-5 चरण होते हैं। उन चरणों में संतुलन, आत्मसात और समायोजन, ये तीनों आते हैं। सनसनी नहीं आता प्यारे मित्रों, सनसनी कोई शब्द उन्होंने नहीं दिया है। प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेल है, जाके देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 लूँगा आपके साथ में प्यारे मित्रों। मल्टीग्रेड शिक्षण वह है जहाँ पर, मल्टीग्रेड टीचिंग इज दैट वेयर इन, मतलब क्या? ऐसी शिक्षण जहाँ पर प्यारे मित्रों क्या होता है, देखिए एक छात्र एक समय में एक से अधिक कक्षा पास कर सकता है। बिल्कुल सही है। एक शिक्षक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाना होता है। बिल्कुल सही। मल्टी ग्रेड टीचिंग, कक्षावार शिक्षण का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी ग्रेड टीचिंग की, तो प्यारे मित्रों आप लोग नोट करना मेरे साथ में, ये बहुत सारे उद्देश्यों को लेके चलता है, मल्टीपर्पज़ को लेके चलता है। मल्टी टीचिंग जो होता है, मल्टीपर्पज़ को। और जब आपके पास क्या हो, संसाधन कम हो, तब हम लोग मल्टी टीचिंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए आपके पास टीचर ना हो तो हम क्या करते हैं, कंबाइन बिठा लेते हैं बहुत सारे बच्चों को, अलग अलग क्लास के बच्चों को, और हम उस बच्चों को कॉमन चीज़ें सिखाने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी ग्रेड टीचिंग। आ रहा है समझ में प्यारे मित्रों? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ लूँगा मैं। स्लो लर्नर नीड्स, प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की, हमारे पास हमारी कक्षा में भिन्न भिन्न स्तर के बच्चे होते हैं प्यारे मित्रों, विभिन्न स्तर के बच्चे होते हैं। और ये स्तर के बच्चों में क्या होता है प्यारे मित्रों, नोट करना आप लोग, हमें हर प्रकार के बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। हर गति के सीखने वाले बच्चों को हमारा उद्देश्य रहता है। तो जो स्लो लर्नर होते हैं या धीमी गति सीखने वाले बच्चे होते हैं, उनके प्रति हमारा क्या काम होना चाहिए? अतिरिक्त मदद, विशेष सहायता, कोई सहायता नहीं, कुछ मदद नहीं करेंगे आप, कोई सहायता भी नहीं, मतलब ये करें क्यों नहीं करेंगे सहायता? विशेष सहायता। आपका आंसर जाएगा स्पेशल हेल्प। क्या होता है, हम लोग रिमीडियल टीचिंग करते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो स्लो लर्नर होते हैं। स्लो लर्नर की स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग रिमीडियल टीचिंग करते हैं, बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए। क्लियर हो गया प्यारे मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शब्द विकासात्मक कार्यों द्वारा दिया गया है। द टर्म डेवलपमेंटल टास्क इज गिवन बाय, मतलब विकासात्मक कार्य किसने दिया है? एक अब तथ्यात्मक प्रश्न प्यारे मित्रों, याद कर लीजिए, हैविंग हर्स्ट ने विकासात्मक कार्य, पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है। तो विकासात्मक कार्य किसने दिया है? आप बताएंगे हैविंग हर्स्ट ने।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लूँगा आपके साथ प्यारे मित्रों। एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा हुआ है। राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 द्वारा प्रस्तावित प्रमुख बदलाव है। द मेजर शिफ्ट प्रपोज बाय एनसीएफ 2005। बात करते हैं प्यारे मित्रों जब हम एनसीएफ 2005 की, तो इस पे बेस मैंने 2 इमेज डाले थे आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज, जाके देख लेना कौन सा बदलाव है। पुस्तकों के माध्यम से सीखना नहीं, कक्षा में सीखना नहीं, शिक्षक निगरानी के साथ सीखना नहीं। प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 की, तो ये कहीं भी सीखने की बात करता है। सीखने की क्रिया कहीं भी हो सकती है, शिक्षक निगरानी के साथ सीखना नहीं। शिक्षक जो होता है सुविधादाता होता है प्यारे मित्रों, शिक्षक क्या होता है, एक सुविधादाता होता है। एनसीएफ 2005 कहता है पुस्तकों के माध्यम से सीखना नहीं। बोधमुख शिक्षा वगैरह की बात एनसीएफ 2005 करता है, वहाँ पर पुस्तकों की बात बिल्कुल नहीं की जाती। व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना बिल्कुल सही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीखना कहता है कौन, आपका एनसीएफ 2005। क्वेश्चन नंबर 19 आपके साथ लूँगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे कवर, ठीक है। 19 लेंगे ज़रा क्वेश्चन आपके साथ। सेकेंड लास्ट प्रश्न लूँगा आपके साथ में। वह शिक्षक जो उसके छात्रों के लिए प्रेम और उनकी देखभाल करता है और साथ ही उन्हें अनुशासित करता है। द टाइप्स ऑफ टीचर लव्स एंड केयर्स फॉर हर स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम डिसिप्लिन्स देम। कहने का मतलब क्या है, वह शिक्षक जो उसके छात्रों के लिए प्रेम और उनकी देखभाल करता है और साथ ही उन्हें अनुशासित करता है। प्यारे मित्रों ऐसी स्थिति डेमोक्रेटिक होती है, लोकतांत्रिक होती है, और ऐसी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। इस कहावत में लागू किया जा सकता है सफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल गलत। द लॉ दैट कैन बी अप्लाइड टू द प्रोवर्ब नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस इज़ द। प्रभाव का नियम है प्यारे मित्रों, सही है। क्या होता है कि हमारे प्रभाव का नियम किसने दिया है, याद रखना थॉर्नडाइक का है। क्या प्यारे मित्रों, थॉर्नडाइक ने दिया है ये नियम। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, 3 प्रकार के नियम उन्होंने दिए हैं। ये मुख्य नियम कहलाते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है, बच्चे के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है यदि उसमें से सफलता मिलती है तो बच्चा वही कार्य बार बार करता जाता है। मान लो उस बच्चे को उस कार्य में असफलता मिल गई तो बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है। मतलब क्या कि ऐसे कार्य जिसमें समाज के द्वारा उसकी जो है सराहना की जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो वो ऐसे कार्य करता रहता है। मतलब प्रभाव, अच्छे प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव में वो कार्य को करेगा और नेगेटिव प्रभाव में वो कार्य को छोड़ देता है। दैट इज़ कॉल्ड थॉर्नडाइक लॉ, लॉ ऑफ अफेक्ट, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये थे प्यारे मित्रों आज के हमारे सुपर 20 क्वेश्चन आप सबके लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं मैंने, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करिएगा और शेयर अवश्य करना, सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF में डाल दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।